इंट्रोडक्शन देखा था, बिल ऑफ एक्सचेंज कहाँ काम आता है, कैसे काम आता है, कैसे गारंटी देता है सेलर के लिए, बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट क्या है, प्रॉमिसरी नोट क्या है। मैंने बताया था बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर, प्रॉमिसरी नोट इज एन अनकंडीशनल प्रॉमिस। यहाँ पर मेरे केस में अपने एग्जाम्पल में याद रहेगा तो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो ड्रॉवर ड्रॉ करता है, यानी कि सेलर ड्रॉ करता है, जो ऑर्डर देता है सामने वाले को कि भाई ये समय पे मुझे मेरा पैसा दे देना। और वैसे ही प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, जो पेयर है, जो डेटर है, जो बायर है, वो बनाता है, वो प्रॉमिस देता है कि हाँ सर मैं आपको पैसा देने वाला हूँ, 2 महीने बाद मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आपको पैसा पे करूँगा, बराबर है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी कल बिल ऑफ एक्सचेंज में। बिल ऑफ एक्सचेंज का इंट्रोडक्शन होने के बाद आज हम थोड़े से और चीज़ें बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड जो एक टर्मिनोलॉजीज वगैरह है वो देखने हैं। कल के लेक्चर में फिर अपन मोस्ट प्रोबेबली जनरल एंट्रीज चालू कर पाएंगे शायद, या तो आज ही कर देंगे जनरल एंट्रीज चालू होता है तो, है ना, या तो कल के लेक्चर में चालू हो जाएगा, मतलब आपके लिए कल का लेक्चर हो जाएगा, मेरे लिए तो आज का ही लेक्चर हो जाएगा। जैसे टाइम पे थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलेंगे, 1 घंटे का लेक्चर हो जाएगा तो ईजी हो जाएगा अपने लिए ना। तो कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कोशिश कवर करने की। लेट अस स्टार्ट विदाउट द वेस्टिंग द टाइम। यस, इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। सबसे पहला है टेन्योर ऑफ बिल। टेन्योर ऑफ बिल, टर्म ऑफ बिल, टेनर, टेन्योर ये अलग अलग है। इसका मतलब क्या, ये पीरियड की बात करता है, पीरियड ऑफ बिल के कितना समय हमने उधार दे रखा है, पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर विच द पेमेंट इज गोइंग टू बी रिसीव्ड। ड्राफ्ट बिल बिफोर एक्सेप्टेंस इज नोन एज ड्राफ्ट। डेज ऑफ ग्रेस हमेशा याद रखना, डेज ऑफ ग्रेस का डेज, नंबर ऑफ डेज का कैलकुलेशन, ड्यू डेट का कैलकुलेशन में बताऊंगा, तब आपको मैं बताऊंगा। जो भी ड्यू डेट बनती है, मतलब अगर मैं 2 महीने की बात करता हूं तो आज मान लीजिए तारीख है 3 नवंबर। क्या तारीख है आज? 3 नवंबर। 3 नवंबर को मैंने एक बिल ड्रॉ किया और कहा कि 2 महीने बाद मुझे पैसे देना। तो 3 नवंबर के बाद आता है दिसंबर और जनवरी, यानी कि 3 जनवरी को आपने मुझे पेमेंट करना है, 3 जनवरी को। बट ये 3 जनवरी के दिन मैं 3 दिन एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगा। 3 जनवरी में 3 दिन एक्स्ट्रा ऐड करूंगा। एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट बिल ऑफ एक्सचेंज में हमको 3 दिन एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं ग्रेस डेज, उसको हम कहते हैं ग्रेस डेज। डेट ऑफ मैच्योरिटी और ड्यू डेट ऑफ बिल, यानी कि अपने केस में जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, 3 नवंबर की बात हुई थी, 3 नवंबर के दिन डेट ऑफ बिल था, बराबर है। डेट ऑफ बिल के बाद जो ड्यू डेट आता है, जिस दिन उसने पेमेंट करना चाहिए, आफ्टर एडिंग 3 ग्रेस डेज इज कॉल्ड एज ड्यू डेट। डेट ऑन विच बिल फॉल्स ड्यू फॉर पेमेंट इज नोन एज डेट ऑफ मैच्योरिटी और ड्यू डेट। इफ द ड्यू डेट फॉल्स ऑन अ पब्लिक हॉलीडे, ध्यान से सुनो, ड्यू डेट जो है, ड्यू डेट मान लीजिए ड्यू डेट जो पड़ता है वो अगर आपका पब्लिक हॉलीडे पे गिरता है, पब्लिक हॉलीडे यानी कि, अरे पब्लिक हॉलीडे यानी कि आपका 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे, बराबर है। ऐसे पब्लिक हॉलीडेज पे जब आता है तो आपको पता है, मुझे भी पता है कि पब्लिक हॉलीडे है यानी कि सब बंद रहेगा, बैंक बंद रहेंगे, मोस्ट प्रोबेबली, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब बंद रहेगा, यानी कि व्हाट आई मीन टू से इज पेमेंट का जो मोड्स है, यानी कि बैंकिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंकिंग, ये बंद रहेगा। अब बैंकिंग बंद रहेगा तो पेमेंट आएगा जाएगा नहीं। अच्छा, आपको भी पता है, मुझे भी पता है भाई, ड्यू डेट पब्लिक हॉलीडे है, मतलब पब्लिक हॉलीडे के दिन तो बैंक बंद रहेगी। तो मुझे एक दिन पहले, देन ड्यू डेट फॉल्स ऑन इफ, देखो ये लिख लो, if due date falls on public holiday, if due date falls on public holiday, then due date will be the preceding day, एक दिन पहले, यानी कि आपका ड्यू डेट पड़ता है 15 अगस्त के दिन। सर एक एग्जांपल दो, एग्जांपल दो, सुनो। 12 जून को मैंने सूरज पाटिल के साथ ट्रांजैक्शन किया, कितने तारीख को? 12 जून को। 12 जून को उसने कहा कि सर 2 महीने बाद मैं आपको पैसे दूंगा। कब दूंगा? 2 महीने बाद पैसे दूंगा। तो ड्यू डेट कब आएगी? 12 जून के बाद 1 महीना पकड़ो, 12 जून के बाद 1 महीना हो जाता है 12 जुलाई, फिर 12 अगस्त, फिर 12 अगस्त में मैं 3 दिन ऐड करूंगा, 13 अगस्त, 14 अगस्त और 15 अगस्त। 13, 14, 15 अगस्त ऐड करने के बाद देखा मैंने 15 अगस्त जो डेट आती है वो है पब्लिक हॉलीडे, उस दिन है होता है हमारा इंडिपेंडेंस डे, बराबर है, बराबर है। इंडिपेंडेंस डे यानी कि मेरा पब्लिक हॉलीडे है, बराबर। इंडिपेंडेंस डे पब्लिक हॉलीडे है तो सूरज को मुझे पेमेंट करना पड़ेगा ऑन 14 अगस्त, प्रीसीडिंग डे। क्या बोला मैंने? प्रीसीडिंग डे, ठीक है। इन केस अगर वो पब्लिक हॉलीडे नहीं है
नॉर्मल डे नहीं है, बट इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर्ड बाय गवर्नमेंट ने सडन इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया। भाई इमरजेंसी हॉलीडे, सब बंद रखेंगे, कुछ चालू नहीं रखेंगे, कोरोना लॉकडाउन हो गया, रख सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मिसहैप हो गया है कंट्री में, तो बैंक का गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं भाई ये सब बैंकिंग सिस्टम वगैरह बंद रखो, कुछ तो प्रॉब्लम चल रहा है, बंद 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 सब बंद करो। तो ऐसे समय पे हमको तो नहीं पता था कि भाई क्या होने वाला है, सडन हॉलीडे होने वाला है, तो इसीलिए फॉलोइंग डे यानी कि नेक्स्ट डे, है ना। अपने केस में 3 नवंबर का डेट था, 3 नवंबर से 2 महीना आगे, 3 नवंबर, 3 दिसंबर, 3 जनवरी प्लस 3 डेज, 4, 5 और 6 जनवरी। 6 जनवरी के दिन, कभी 6 जनवरी के दिन, 6 जनवरी के दिन ड्यू डेट आता है, बट 6 जनवरी के दिन गवर्नमेंट ने इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर कर दी, तो ड्यू डेट क्या पड़ेगा, 7 जनवरी। फॉलोइंग डे क्लियर है तक सबको 100%। भाई पब्लिक हॉलीडे है एक दिन पहले, तो इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर्ड है एक दिन बाद, पक्का समझ में आ गया। 3 दिन हमको हमेशा ऐड करना है, ये बात याद रखो। देखो एग्जांपल में उन्होंने दिया 26 जनवरी 15 अगस्त आएगा, तो 25 जनवरी 14 अगस्त आएगा। हाउएवर इफ द ड्यू डेट फॉर सम रीजन हैज बीन डिक्लेयर्ड एज इमरजेंसी हॉलीडे, द पेमेंट ऑफ बिल मस्ट बी मेड इमीडिएटली नेक्स्ट वर्किंग डे, यानी कि नेक्स्ट डे। क्लियर क्लियर ओके। टाइप्स ऑफ ड्यू डेट, 2 ड्यू डेट है, नॉमिनल ड्यू डेट यानी कि मेरे एग्जांपल में 3 नवंबर से 3 जनवरी नॉमिनल ड्यू डेट, और 3 जनवरी में 3 दिन ऐड कर दूंगा, 6 जनवरी बन जाएगा लीगल ड्यू डेट। डेट विच इज कैलकुलेटेड विदाउट एडिंग ग्रेस डेज, लीगल ड्यू डेट इज डेट विच इज अराइव्ड आफ्टर एडिंग 3 ग्रेस डेज, नॉमिनल ड्यू डेट इज नोन एज लीगल ड्यू डेट। नॉमिनल ड्यू डेट यानी कि अपना 3 जनवरी, उसके अंदर 3 ग्रेस डेज ऐड कर दूं, 4, 5 और 6 जनवरी, तो 6 जनवरी जो रहेगा वो मेरा लीगल ड्यू डेट रहेगा। कौन सा ड्यू डेट रहेगा, लीगल ड्यू डेट रहेगा। क्लियर। कैलकुलेशन समझते हैं डेट्स का, ड्यू डेट्स का कैलकुलेशन समझते हैं, बराबर है। फिर उसके बाद अपने को टाइप्स ऑफ बिल देखना है, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक। चलो, इन केस ऑफ बिल्स पेबल आफ्टर डेट, टेनर ऑफ बिल इज गिवन इन मंथ्स, टेनर ऑफ बिल इज गिवन इन मंथ्स, ठीक। चलो, A bill dated 12 जून 2019 is payable 2 months after date, calculate due date of the bill। याद रखना मंथ्स बोला है, तो सर वो 30 तारीख का महीना है या 28 तारीख का महीना है या 31 तारीख का महीना है, सब इग्नोर करेंगे, महीना देखेंगे। 30 तारीख का महीना है, 28 का है या 31 का, आपने कुछ लेना देना नहीं, मंथ इज अ मंथ, बराबर है। वो दिन, मंथ में डेज नहीं देखे जाते, बराबर ना, मंथ में डेज नहीं देखे जाते, मंथ में डेज नहीं देखे जाते। मंथ में अगर डेज नहीं देखे जाते तो ध्यान से समझो फिर क्या है भाई, सीधी सीधी बात है, मैंने भी आपको बताया 3 नवंबर के बाद 2 महीने का मेरा ड्यू डेट है, तो 3 नवंबर में मैंने 2 महीने ऐड कर दिए। 3 नवंबर से लेके 3 दिसंबर तक 1 महीना होगा, 3 जनवरी तक दूसरा महीना होगा, बराबर है। वैसे ये वाले केस में एग्जाम्पल दिया इन्होंने, देखो 12 जून 2019 और बोलता है 2 महीना, 12 जून 2019, बराबर। ध्यान से सुनो, 12 जून से लेके 12 जुलाई तक 1 महीना कंप्लीट होगा, 12 जून से लेके 12 जुलाई तक 1 महीना कंप्लीट होगा। 12 जुलाई के बाद 1 महीना और, यानी कि 12 अगस्त। 12 जून के बाद 12 जुलाई, 12 जुलाई के बाद 12 अगस्त। क्लियर है तक। 12 अगस्त विल बी द नॉमिनल ड्यू डेट। नॉमिनल ड्यू डेट में मैं 3 दिन और ऐड करूंगा, लीगल ड्यू डेट यानी कि 15 अगस्त। क्या आएगा, 15 अगस्त। देखो दैट इज 15 अगस्त। बट सिंस यानी कि पाप नहीं, SINCE सिंस इज अ पब्लिक हॉलीडे ऑन अकाउंट ऑफ इंडिपेंडेंस डे, द बिल विल फॉल ड्यू फॉर पेमेंट ऑन 14 अगस्त। अभी हमने पढ़ा ना, पब्लिक हॉलीडे रहेगा तो 1 दिन पहले, बराबर। अब ध्यान से सुनो, 2-3 और एंट्रीज ले लेता हूं मैं ना। यहां पे एक काम करो, टेबल बनाओ।
कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट, 3 कॉलम्स बनाओ। पहला डेट ऑफ बिल, टेन्योर और ड्यू डेट। ठीक है, डेट ऑफ बिल, टेन्योर और ड्यू डेट। डेट ऑफ बिल मान लो 23 जनवरी 2020 ले लेते हैं, आकाश सर का बर्थडे। 31 दिसंबर 2020 ले लेते हैं, मेरा बर्थडे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन, 21 जुलाई 20, श्रुति मैडम का बर्थडे, बराबर है। आकाश सर का बर्थडे, मेरा बर्थडे और श्रुति मैडम का बर्थडे ले लिया। ठीक है, यहां से ड्यू डेट बोलते हैं अपन 1 मंथ, इसका टेनर बोलते हैं अपन 2 मंथ्स, यहाँ पे ड्यू डेट बोलते हैं 3 मंथ्स। ठीक, एक महीना 23 जनवरी से एक महीना कितना होता है? 23 जैन से अगला महीना यानी कि फरवरी, यानी कि 23 फेब आएगा। क्या आएगा? 23 फेब। ध्यान से सुनो, यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ पे 2 कॉलम कर दो। यहाँ पे लिखता हूँ मैं नॉमिनल ड्यू डेट और यहाँ पर लिखता हूँ मैं लीगल ड्यू डेट। ठीक है, 23 जनवरी के बाद एक महीना कितना होता है? 23 फरवरी। ये लो 23 फेब 20। 23 फेब में 3 डेज ऐड करने हैं, 24, 25, 26, यानी कि 26 फेब 20 इज द लीगल ड्यू डेट। अच्छा, मेरा बर्थडे है, 2 महीना बोला गया है, तो 31 दिसंबर से एक महीना होगा 31 जनवरी। कितना? 31 जनवरी, बराबर है। एक महीना कंप्लीट। दूसरा महीना कब कंप्लीट होगा? 28 फेब नहीं, 29 फेब, 29 फेब 20 को। सर अरे यार लीप ईयर है ये, 2020 यानी लीप ईयर। हाँ बराबर सर, तो ये 29 का होता है। 29 का मंथ होगा, ईयर जो है 29 का फेब होगा, फेब जो 29 डेज का होगा, बराबर ना। तो ये कैसे याद रहेगा सर? 29 डेज का होगा। पहली चीज जो याद रखना है, लीप ईयर कैसे याद रखना है? 4 का टेबल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2012, 2016, 2020 है ना, 2004, 2008, बराबर। ये जो होंगे ये ईयर जो होते हैं ये लीप ईयर होते हैं। यानी कि इन शॉर्ट सीधा सीधा बोलूँ तो कोई भी ईयर को डिवाइडेड बाय 4 कर दो। अगर परफेक्ट नंबर आपका आंसर आता है, परफेक्ट नंबर आता है, डेसिमल में नहीं आता है, तो दैट इज अ लीप ईयर, दैट इज अ लीप ईयर। इट इज दैट सिंपल, क्लियर। तो ये 29 फेब को 2 महीने कंप्लीट, 29 फेब को 2 महीने कंप्लीट, 3 दिन ऐड करो। 29 फेब के बाद आता है 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, तो ये आ गया 3 मार्च 20। ठीक है, 21 जुलाई, 21 जुलाई तो एक महीना 21 अगस्त, एक और महीना 21 सितंबर, फिर 21 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, 3 दिन ऐड करेंगे, यहां पर 21 अक्टूबर आ गया। ओ आई एम आई सॉरी, 20 था ये, दिसंबर 20 था, तो यहाँ पे 20 नहीं होगा, ये इसको एक काम करो, इसको 19 करो, ये 20 बराबर है ना। 19 के बाद 20 आएगा ना, 20 के बाद 20 थोड़ी ना आएगा मैड। चलो 21 जुलाई 20, 3 मंथ्स, 21 अक्टूबर आता है, 21 जुलाई ना, जुलाई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 21 अक्टूबर 3 दिन ऐड करेंगे, 21 के बाद 22, 23, 24, तो 24 अक्टूबर 20। गॉट इट, गॉट इट क्या, गॉट इट क्या, वेरी गुड। प्लीज कॉपी करो। कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट इन मंथ्स।
डन। चलो नहीं भी डन तो पॉज करके कॉपी कर लो यार, क्या तुम लोग बेइज्जती कर रहे हो मेरे साथ। अ बिल डेटेड 14 दिसंबर 2019 इज पेएबल 90 डेज आफ्टर डेट। कैलकुलेट द ड्यू डेट ऑफ द बिल। कैलकुलेट द ड्यू डेट ऑफ द बिल 90 डेज, ठीक है ना। 90 डेज पहले ये वाला कर लेते हैं अपन, 14 दिसंबर 90 डेज तक जाना है, ठीक है ना। सबसे पहली बात हमको ये पता होना चाहिए कि कौन से महीने में कितने दिन होते हैं, कौन से महीने में कितने दिन होते हैं हमको पता होना चाहिए। अब ये पता होने के लिए कैसे याद रहेगा सर? याद रहेगा ना, चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना। ये हाथ लेने का, हाथ, ये हाथ लेने का, ठीक है। हाथ ले लिया आपने, मेरे को कैमरा में देखने में क्लियर दिख रहा है कि यस, वेरी क्लियर। ध्यान से सुनो, जो पहला ऊपर का ऐसा डोंगर आ रहा है, डोंगर आ रहा है, डोंगर, उसको हम जैन कंसिडर करेंगे, और नीचे वैली आ रही है, वैली, उसको हम फेब कंसिडर करेंगे, ठीक है। ऊपर देखो जैन 31 का, फेब 28 है तो 29, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त वापस 31, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। समझा? इजी, याद रहेगा। अंगूठे पे मत जाना, यहाँ पर ही रहना, यहाँ पर अंगूठे पर जाना नहीं है, यहाँ पर रहना, यहाँ पर सिर्फ ऊपर का पार्ट है, डोंगर वाला पार्ट दिख रहा है ना, यहाँ पे डोंगर वाला पार्ट है, डोंगर वाला पार्ट, बस अंगूठा कंसीडर करना है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं तो लोग बोलते सर जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, सर अगस्त आपके हिसाब से तो 30 आता है, ये तो 31 है। अरे नहीं यार, ऊपर का देखना है अपने को, सिर्फ ऊपर का, ऊपर का, ऊपर का, ये वाला नहीं देखना है। जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, वापस बराबर। तो उतना फरवरी तक जाने की जरूरत है क्या? नहीं, अपने को दिसंबर तक ही जाना है, जाना मत आगे ज़्यादा, दिसंबर को रुक जाना। क्लियर, याद रहेगा सबको? 100% याद रहेगा, 100% याद रहेगा, वेरी गुड, याद रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। नंबर ऑफ डेज क्या बोला था इसने? 14 दिसंबर से 90 डेज आगे जाना है मुझे, ध्यान से सुनो। 14 दिसंबर से मुझे आगे 90 डेज तक जाना है, ठीक है ना। ध्यान से सुनो, अभी कैसे जाऊंगा मैं, कैलकुलेट करूंगा। 14 दिसंबर से मुझे आगे बढ़ना है, 90 दिनों तक जाना है। कहाँ तक जाना है? 90 दिनों तक, 90 डेज तक जाना है। ध्यान से सुनो, दिसंबर में कितने दिन होते हैं सर? दिसंबर में सर 31 दिन होते हैं, बराबर है, 31 दिन होते हैं। बट 31 दिन में से 14 दिसंबर यानी कि 14 दिन तो निकल गए। 31 माइनस 14 करूंगा मैं, 31 माइनस 14, 31 माइनस 14 यानी कि एक यहाँ से गया, एक वहाँ से गया, यानी कि 30 माइनस 13, 30 माइनस 13 करना है। अब 30 माइनस 10 करूँगा तो 20, 20 माइनस 3 करूँगा तो 17, बराबर है। तो 17 डेज ऑफ दिसंबर, ठीक। जान में कितने दिन होते हैं? जान में 31 दिन होते हैं, तो जान के 31 दिन। अच्छा, ईयर कौन सा है ये? 14 दिसंबर 2019 बोल रहा है। तो अब अगला जो फेब आएगा, फेब तो 28 डेज का नहीं होगा, 29 डेज का होगा, बराबर है, 29 डेज का होगा। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो बिल्कुल। फेब के बाद आएगा मार्च। मार्च में आ गया मैं, मार्च में होते हैं 31 डेज। रुक जाओ, नंबर ऑफ डेज अब टोटल कितने हुए कैलकुलेट करो। 9, 10, 11, 11 और 7, 18, तो ये 18 दिन। 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ओ हो, ये तो 108 दिन हो गए सर, हमको तो चाहिए सिर्फ 90 दिन। अच्छा, तो 31 मार्च पूरा महीना लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अभी ऐसे जगह पे क्या करूँगा, मैं काउंट करूँगा कि यहाँ तक कितने मंथ्स होते हैं, है ना। 31 को कंसिडर नहीं करते हैं, 31 कैंसिल करेंगे। क्यों? क्योंकि 108 डेज जा रहा है, मुझे तो 98 डेज ही चाहिए, मुझे तो सिर्फ 90 डेज चाहिए, है ना। अब देखो यहाँ पर कितने दिन होते हैं? 10, 7, 17, ये 7 दिन हो जाएंगे। 3, 2, 5, 6, 7, 77 दिन हो जाएंगे। बट मुझे तो 90 डेज तक जाना है, यहाँ पर सिर्फ 77 डेज हुए हैं। तो मुझे मार्च के कितने दिन और लेने पड़ेंगे? मार्च के 77, 78, 79, 83 प्लस 10, 90 हो जाएगा, यानी कि 13 डेज चाहिए मुझे। कितने डेज चाहिए? 13 डेज चाहिए। अब यहाँ पर कंप्लीट हुए 90 डेज, यानी कि ड्यू डेट आ गई आपकी
नॉमिनल ड्यू डेट आ गई आपकी 13 मार्च के 13 दिन, यानी कि 13 मार्च, 13 मार्च प्लस ग्रेस डेज 3, 14, 15, 16 मार्च इज द आंसर। क्लियर यहाँ तक? क्लियर यहाँ तक? आई होप यहाँ तक क्लियर सबको, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर समझ में आ गया है। बराबर है। क्या किया मैंने? 14 दिसंबर 2019 बोला गया था, 14 दिसंबर 2019 बोला गया था, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो ये 16 मार्च 2020 इज द ड्यू डेट, 16 मार्च 2020 इज द ड्यू डेट। आई होप यहाँ तक क्लियर सबको 100%। ड्यू डेट कैंसिल समझ में आ गई, ड्यू डेट्स। चलो नहीं समझ में आया नंबर ऑफ डेज का कैलकुलेशन, पीछे जाओ, वापस देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं अपन अपने मन के लिए, अपने प्रैक्टिस के लिए। डेट क्या लूँ इस बार? चलो डेट ले लेते हैं, मान लो 5 अक्टूबर ले लेते अपन, 5 अक्टूबर 20, और बोला है 60 डेज। कितने डेज बोले हैं? 60 डेज। 5 अक्टूबर से 60 डेज आगे जाना है, बराबर है, ठीक है। अब अक्टूबर के कितने दिन लूंगा मैं? अक्टूबर के कितने दिन लूंगा मैं? अक्टूबर कितने डेज का होता है सर? रुको, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। सर 31 डेज का अक्टूबर है। अच्छा, 31 में से 5 दिन तो निकल गए। बोला हाँ सर। 31 - 5 करो, फिर 31 - 1 होता है 30, 30 - 4 होता है 26 डेज। अच्छा, 26 दिन अक्टूबर के। नवंबर के कितने दिन? नवंबर में होते हैं सर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 30 दिन होते हैं सर, तो ये लो 30 दिन। दिसंबर में 31 दिन है, बट वहां तक जाने की जरूरत नहीं है, क्यों? यहीं पर देखोगे ना कितने दिन हो गए, 30, 40, 50, 56 दिन यहाँ पर हो गए। तो मतलब मुझे और 4 दिन जोड़ने हैं। यहाँ पर तो 30 नवंबर कंप्लीट हो गया ना, नवंबर के पूरे 30 दिन ले लिया मैंने। दिसंबर के मुझे और 4 दिन चाहिए, 4 डेज, यानी कि 4 दिसंबर, बराबर है, हो गए 60 डेज। तो अगर मैं बात करूं नॉमिनल ड्यू डेट की, तो वो आएगा 4 दिसंबर 20 प्लस ग्रेस डेज ऐड कर देते इसके अंदर, 3, 4, 5, 6, 7। बोल क्या डिफिकल्ट है नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करना? एनी डिफिकल्टी? नो डिफिकल्टी। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। चिटकाओ जल्दी फटाफट, ये वाला एग्जाम पे चिटकाओ, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, ये देखते हैं बाद में। होल्डर, एनी पर्सन हु इज इन पोजेशन ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज एंड इज एंटाइटल्ड टू इन हिज ओन राइट टू रिसीव द अमाउंट thereon is known as holder. Holder in due course. A holder in due course is a person who obtains a negotiable instrument for valuable consideration in good faith and before maturity. मैच्योरिटी के पहले जिसके हाथ में होता है। टेन्योर खत्म होने से पहले जिसके हाथों में वो बिल है, उसको हम बोला जाएगा कि होल्डर इन द ड्यू कोर्स, यानी कि वो ड्यू कोर्स यानी कि उसका जो पीरियड है
उसको ड्यू कोर्स के बीच में किसी के हाथ में है वो बिल, तो उसको हम कहेंगे होल्डर ऑफ द ड्यू कोर्स। टाइप्स ऑफ बिल। ट्रेड बिल। Bill of exchange is drawn by a creditor on his debtor with valuable consideration is known as trade bill. It is a bill drawn and accepted for genuine trade transaction. कोई भी सेल या परचेस का ट्रांजैक्शन होता है उसके लिए बिल ड्रॉ किया जाता है, उसको बोलते हैं ट्रेड बिल। दूसरा आता है अकोमोडेशन बिल। तो फिर ये काय के लिए है सर? अकोमोडेशन बिल इज अ फाइनेंशियल अरेंजमेंट। ध्यान से सुनो, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ मैं कि फाउंडेशन वगैरह में लेवल में ज़्यादा डिटेल में है, तो वहाँ पे ज़्यादा डिटेल में समझेंगे ना। अभी फिलहाल ध्यान से समझो। अकोमोडेशन बिल, अकोमोडेशन बिल में क्या होता है कि भाई मुझे पैसे की ज़रूरत है, ठीक है ना, ध्यान से समझो। मान लो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई है। मिस्टर एक्स को कुछ 5,000 रुपये की ज़रूरत है और वाई को भी 5,000 रुपये की ज़रूरत है, ठीक है। अब क्या होता है, दोनों के बीच में कोई सेल परचेज का कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो एक्स वाई ने बिल ऑफ एक्सचेंज का टॉपिक पढ़ा हुआ है अपने बचपन में। तो एक्स बोलता है कि वाई सुन मेरी बात, बोल, मैं तेरे ऊपर एक बिल ड्रॉ करूंगा। क्या करूंगा? एक तेरे ऊपर बिल ड्रॉ करूंगा, ठीक है। बोले हाँ। तो तेरे ऊपर जब मैं बिल ड्रॉ करूंगा, कितने का? 11,000 रुपये का बिल ड्रॉ करूंगा, ठीक है। तो एक्सेप्ट कर लेना। तो बिल ऐसा दिखाएगा कि भाई एक्स को वाई से पैसे आने बाकी है, एक्स को वाई से पैसे आने बाकी है। अब वो एक्स क्या करेगा? वाई का एक्सेप्टेंस लेगा और वो बिल लेकर जाएगा बैंक में। कहाँ लेकर जाएगा? बैंक में। और बैंक को बोलेगा कि भाई देखो ये वाई है, ये मुझे बदले में, इस बिल के बदले में पैसे देने वाला है 2 महीने बाद। अच्छा हाँ, तो आप एक काम कीजिए, ये बिल अपने पास रख लीजिए, बाद में वाई से वसूल कर लेना और अभी आप मुझे पैसे दे दो। तो बैंक ने कहा ठीक है, 11,000 का बिल है, बट हम आपको पूरा 11,000 तो नहीं दे सकते। क्यों? बोले 2 महीना आप पैसा यूज़ करेंगे, फ्री में तो यूज़ करने देंगे नहीं, तो कुछ ना कुछ चार्जेस काट लेंगे। बोले ठीक है, काट लो, कोई बात नहीं। तो बैंक ने एक्स के हाथ में थमा दिए 10,000 रुपये। कितने रुपये थमाए? 10,000 रुपये। तो एक्स ने क्या किया, उसमें से 5,000 रुपये अपने पास रख लिए और 5,000 रुपये दे दिए वाई को, ठीक है ना। ध्यान से समझो। अब 2 महीने बाद जब वो बिल के पेमेंट की डेट आएगी, तो बैंक वाले वाई को पैसे मांगने जाएंगे कि भाई वाई ये 10,000 रुपये दो, बराबर है। अब ये 10,000 में से आपको भी पता है 5,000 रुपये एक्स ने यूज़ किए। बोले हाँ, तो ड्यू डेट के पहले एक्स का काम है, जो उसने यूज़ किए 5,000 रुपये प्लस उसका खर्चा। कितना खर्चा? भाई 1,000 रुपये बिल का डिस्काउंटिंग का खर्चा लग गया, बैंक ने 1,000 रुपये के चार्जेस काट लिए। तो एक्स क्या करेगा? 5,500 रुपये वाई को पे करेगा और वाई क्या करेगा? अपने 5,500 रुपये, यानी कि खुद ने जो यूज किए 5,000 प्लस ब्याज उसके ऊपर का 500 रुपया प्लस एक्स का 5,500 रुपया, दोनों मिलाकर बैंक को पेमेंट कर देगा 11,000 रुपये का। बैंक को भी अपना पेमेंट मिल गया, एक्स ने भी पेमेंट कर दिया, वाई ने भी पेमेंट कर दिया, दोनों को 2 महीना पैसा भी यूज करने मिल गया, ठीक है ना। समझ में आया? तो इट इज जस्ट लाइक अ फाइनेंशियल अरेंजमेंट। यहाँ पे कोई परचेस या सेल का ट्रांजैक्शन है नहीं जिसके बेसिस पर बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया जाता है। ऐसे बिल को हम बोलते हैं अकोमोडेशन बिल। ये थोड़ा सा और प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया, ये थोड़ा सा डिटेल में आगे, और जब डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल वगैरह वगैरह हम समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। आ जाओ। Bill of exchange which has been drawn for mutual financial accommodation of parties involved is known as accommodation bill. Such bills are drawn and accepted without any valuable consideration. The main objective of such bill is to oblige friends. दोस्तों की मदद करना. A friend in deed is a friend in need. ऐसे कुछ तो रहता ना, वही. Inland bill. A bill of exchange which is drawn between two parties that are located or reside in the same country and thus made payable in the same country is known as inland bill. Foreign bill is drawn in one country and made payable in another country is known as foreign bill. Example, a bill drawn in India and is payable in Australia or vice versa. Bill drawn in Australia payable in India, again वो बन जाता है foreign bill. भाई एक जगह पे ड्रॉ कर रहे हो, दूसरी जगह पे कर रहे हो और दोनों जगह इंडिया के अंदर है, एक ही कंट्री में है, तो इनलैंड बिल, बराबर। एक जगह ड्रॉ कर रहे हो, दूसरी जगह पे कर रहे हो और दोनों अलग अलग जगह, दोनों 2 अलग देशों में है, दोनों 2 अलग कंट्री में है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे फॉरेन बिल। इजी इजी, यस। बिल ऑफ ड्यू डेट का पेमेंट के बेसिस पे या ड्यू डेट कैलकुलेशन करने के बेसिस पे एक और टाइप है, कैटेगरी, वो इंपॉर्टेंट है अपने लिए, टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज।
आफ्टर डेट, आफ्टर साइट, एट साइट या ऑन डिमांड भी बोलेंगे। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट है ये क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट। अब ध्यान से समझो आफ्टर डेट का मतलब और इसमें फर्क क्या है। अमाउंट ऑफ, नहीं रुको, अमाउंट ऑफ बिल, ड्यू डेट ऑफ bill is calculated from the date of bill, from the date of bill, यानी कि जिस दिन ड्रॉवर बिल बनाएगा, जिस दिन ड्रॉवर बिल बनाएगा उस दिन से। आफ्टर साइट के केस में ड्यू डेट of bill is calculated from the date of acceptance। दोनों डेट अलग हो सकते हैं ना भाई साहब, एक होंगे तो बात ही नहीं, कुछ अलग होंगे। मैंने आज बिल दिया बट 3 दिन बाद सामने वाले ने साइन किया। अगर बिल आफ्टर डेट होगा, यानी मान लो फॉर एग्जांपल 3 नवंबर, मान लो फॉर एग्जांपल आज 3 नवंबर है, मैंने सूरज पाटिल के ऊपर डेट ऑफ बिल, जिस दिन बिल ड्रॉ किया दैट इज 3 नवंबर 20, एंड उसने एक्सेप्ट किया कब, इसको डेट ऑफ एक्सेप्टेंस लिखता हूं, मान लो 6 नवंबर 20, ठीक है। और मैंने बोला 2 महीने का बिल है, कितने महीने का बिल है, 2 महीने का बिल है। तो अब ये जो 2 महीने है डेट ऑफ बिल, यानी कि आफ्टर डेट के केस में, आफ्टर डेट ड्यू डेट ऑफ बिल इन केस ऑफ आफ्टर डेट आफ्टर साइट। आफ्टर डेट यानी डेट ऑफ बिल से आगे काउंट करूंगा मैं। डेट ऑफ बिल से आगे 2 महीना, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 जनवरी प्लस 3 दिन 6 जनवरी, बराबर है। यहां पर मान लो उसने एक्सेप्टेंस दिया तो मुझे 7 नवंबर को, कब दिया था एक्सेप्टेंस, 7 नवंबर को मान के चलते, 7 नवंबर को उसने साइन कर दी। अब ड्यू डेट जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो 7 नवंबर से कैलकुलेट करूंगा, किसके केस में, आफ्टर साइट के केस में। आफ्टर साइट मतलब देखने के बाद, ड्रॉवर जब उसको, ड्रॉवी जब उसको देख लेता है और उस पर एक्सेप्टेंस देता है, क्योंकि ड्रॉवी जब देखेगा तब उसके ऊपर एक्सेप्टेंस देगा ना, तो उसने देखने के बाद से 2 महीना, यानी कि यहां पर 7 नवंबर है, 7 नवंबर प्लस 2 महीना, दिसंबर 7, जनवरी 7 प्लस 3 दिन 8 9 10, तो यहां पर आएगा 10 जनवरी 20, यहाँ पे 6 जनवरी आना चाहिए, 6 जनवरी 20, 10 जनवरी 20। आई होप अंडरस्टैंड, आई होप अंडरस्टैंड, है ना। इसको लिखना है तो एग्जाम्पल लिख लो नीचे, ये वाले चार्ट के नीचे लिखो। डन क्या, डन क्या, डन क्या, अरे डन क्या, आ जाओ। एट साइट और ऑन डिमांड, अमाउंट इज payable when the bill is presented by drawer। जब भी ड्रॉवर ड्रॉवी के पास बिल लेकर जाएगा तब उसको पैसा पे करना पड़ेगा। जब भी ड्रॉवर ड्रॉवी के पास बिल लेकर जाएगा, भाई ये ले बिल, पैसा दे, तो देना पड़ेगा। उसी बिल को हम क्या बोलते हैं, ऑन डिमांड या तो एट साइट, ऑन डिमांड या तो एट साइट। क्लियर यहां तक, ओके क्लियर।
ठीक है, ये सारी चीज़ें तो अपन जब मैं एंट्रीज बताऊंगा तब समझेंगे, बराबर है। तो अभी क्या करना है आपको, आई होप सबके पास नोटबुक है, मस्त फ्रेश गर्मा गर्म, फ्रेश गर्मा गर्म नोटबुक ले लो और नोटबुक को 2 पार्ट में डिवाइड करो। नोटबुक को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, 2 पार्ट में, यानी कि ये अभी आपका रेड मार्जिन है, यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका पेज है, तो इसका सेंटर पेज यहाँ फोल्ड करके पेज यहाँ पर लगाओ और 2 पार्ट में डिवाइड कर दो उसको, ठीक है। बताता हूँ क्या लिखना है, लाइन में ड्रॉ करना, पेज फोल्ड कर दो, ऊपर टॉप में क्या लिखना है पहले वो देखो। जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ, ठीक है। 2 मिनट रुको, लिखो नहीं कोई, ड्रॉवर यहां पर लिखेंगे ड्रॉवी। 2 पार्ट में डिवाइड होना मांगता है बुक। देखो यहाँ पे बात समझो, अभी मान लो फॉर एग्जांपल ये मेरी बुक है, ठीक है ना, ये बुक को मैं क्या करूँगा 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड करूँगा, 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड करूँगा फोल्ड करके, बराबर। एक पार्ट जो रहेगा वो ड्रॉवर, एक पार्ट जो रहेगा वो रहेगा ड्रॉवी। क्लियर? चलो बनाओ, फटाफट बनाओ, टाइम है कि अपने पास इतना रुकने का नहीं है, फटाफट बनाने का, पॉज करने का, बनाने का, टाइम पास नहीं करने का ज्यादा। क्लियर? बन गया? अब फॉर्मेट रेडी सबका है ना, ड्रॉवर। तो चलो याद रखना हमेशा, यहां पर लिख लो चाहिए तो, ड्रॉवर ही होता है सेलर ऑफ गुड्स, यानी के क्रेडिटर। ड्रॉवी जो होता है ये है बायर ऑफ गुड्स, यानी के डेटर, बायर ऑफ गुड्स यानी के डेटर। क्लियर? चलो पहला ट्रांजैक्शन, सबसे पहला ट्रांजैक्शन जिसके बेसिस पे बिल ऑफ एक्सचेंज बनने वाला है, सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, सेल ऑफ गुड्स। अब ध्यान से सुनो, जो ड्रॉवर है वो सेलर है, वो बेच रहा है गुड्स, वो गुड्स बेच रहा है, तो वो बेचेगा यार नॉर्मल अपनी सेल की एंट्री। क्या है सेल की एंट्री? सेल की एंट्री क्या है? सेल की एंट्री है जिसको भी मैं सेल करूंगा, यानी कि पार्टी को, सामने वाली पार्टी। अब यहां पर बिल ऑफ एक्सचेंज में सामने वाली पार्टी को मैंने नाम रखा है ड्रॉवी। क्या नाम रखा है मैंने? ड्रॉवी। तो यहां पे सामने वाली पार्टी को मैं कहूंगा ड्रॉवी। तो यहां पर मेरी एंट्री क्या बनेगी? देखो, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बराबर है, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक। अब भाई साहब ड्रॉवर के लिए सेल हुआ तो बट ऑब्वियस ड्रॉवी के लिए परचेस हुआ। अरे मेरे लिए इनकम मतलब तुम्हारे लिए एक्सपेंस, मेरे लिए एक्सपेंस यानी कि तुम्हारे लिए इनकम। मैं खरीदूंगा तो तुम बेचोगे, मैं बेचूंगा तो तुम खरीदोगे। तो यहां पर अगर ड्रॉवर के लिए सेल हुआ तो ड्रॉवी के लिए परचेस हुआ, तो परचेस की एंट्री क्या पास करेगा? वो देखो, परचेस अकाउंट डेबिट, खर्चा है ना मेरा, परचेस अकाउंट डेबिट, और देना बाकी है पैसा किसको? ड्रॉवर को, टू ड्रॉवर। याद रखना, ड्रॉवर के बुक्स में ड्रॉवर अकाउंट डेबिट क्रेडिट नहीं होता, सामने वाला अकाउंट डेबिट क्रेडिट होता है। ड्रॉवी के बुक्स में ड्रॉवी डेबिट क्रेडिट नहीं होता, ड्रॉवी के बुक्स में ड्रॉवर डेबिट या क्रेडिट होगा। ये हमेशा याद रखना, बिल्कुल बेसिक चीज है, बहुत बार बच्चा कंफ्यूजन मार लेता है। बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन
क्रेडिट। क्लियर यहाँ तक? क्लियर यहाँ तक? ठीक है, ओके। अब ध्यान से सुनो, टॉप मार्जिन में आएंगे, एक पॉइंट लिखेंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज treated as a real account, and real account का रूल इज डेबिट what comes in and credit what goes out। डेबिट what comes in, credit what goes out, बराबर है? ये सबको याद रहेगा, पहली बात। दूसरा, यही बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल तो एक ही होता है, बट फॉर क्रेडिटर दैट बिल इज अ बिल रिसीवेबल, एंड फॉर डेटर दैट बिल इज अ बिल पेएबल, बराबर है? और बिल रिसीवेबल जो होता है ये एसेट होता है क्योंकि पैसा आना बाकी है, और डेटर जो होता है पेएबल, डेटर के लिए पेएबल है, डेटर को पैसा देना बाकी है। डेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, यानी कि अभी मेरे आप कस्टमर हो, आप मेरे डेटर हो, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, देखो मेरे लिए आप एसेट हो बट आपके लिए मैं लाइबिलिटी हूं। बात वही तो चल रही है यहां पर। समझ में आया सबको? 100% पक्का? क्लियर? आगे बढ़ूं मैं? चल, सेकेंड, बिल ड्रॉन एंड बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। क्लियर? अब बिल ड्रॉ कौन करेगा भाई साहब? नाम नहीं समझ में आ रहा है? जो ड्रॉवर है वो बिल ड्रॉ करेगा, जो ड्रॉ है वो बिल एक्सेप्ट करेगा। बट ध्यान से सुनो, अब बिल जब ड्रॉ करूंगा, मैं बिल ड्रॉ करूंगा, मैं यानी ड्रॉवर, ड्रॉवर बिल ड्रॉ करेगा, किसको देगा? ड्रॉवी को देगा एक्सेप्ट करने के लिए। बट जब मैं दूंगा तब क्या वो बिल ऑफ एक्सचेंज है? नहीं। तब क्या वो बिल ऑफ एक्सचेंज है? नहीं, वो बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं है, वो ड्राफ्ट है। क्या है? ड्राफ्ट है वो। अच्छा, ड्राफ्ट है वो। तो जब बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड की बात हो रही है तो बिल ड्रॉ किया है तो वो ड्राफ्ट है, जब एक्सेप्ट होगा तब वो बिल ऑफ एक्सचेंज कहलाया जाएगा। अभी ध्यान से सुनना प्रोसीजर, पूरी बात। मैंने बिल ड्रॉ किया और